Hey there, in this video we'll understand the topic spectrum of non-rigid rotator। कहता है अगर आपके पास कोई नॉन रिजिड रोटेटर है, क्या मतलब हुआ? देखो अभी तक हम रिजिड रोटेटर करके आए जिसमें हमने बोला कि यार उसका ना जो बीच का, मैंने क्या बोला था जब आपको रिजिड रोटेटर का केस याद हो, मैंने बोला था एक फिक्स रॉड ले लो। उसमें फिक्स रॉड का क्या मतलब है? वो रॉड ना तो आप उसको खींच के बड़ा कर सकते हो और ना ही छोटा कर सकते हो, जिसके कारण वो रिजिड बन जाता है फ्रेम, करेक्ट। लेकिन वहीं अगर आप रॉड के बदले आप एक क्या ले लो, एक इलास्टिक ले लो। मैं बहुत अच्छे वाला इलास्टिक नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ बस थोड़ा सा इलास्टिक हो, ठीक है, थोड़ा सा ही उसमें इलास्टिसिटी हो। जैसे आपका मोटे वाला जो इलास्टिक आता है, जैसे आपने वो लिया तो वो बहुत ज़्यादा, जब एकदम न्यू लोगे तो बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी उसमें नहीं शो होता है, थोड़ा सा वो एक्सपैंड होता है। अगर आप पतले वाला इलास्टिक लेते ना, एकदम वो जो स्ट्रिंग में आता है, जो बैलून्स में लगाता था, अगर आप वो लेते फिर तो आप एक बार में इतना सारा एक्सटेंड कर देते। तो इसीलिए मैं इतनी एक्सटेंशन की बात नहीं कर रही, थोड़े से एक्सटेंशन वाली बात कर रही हूँ। तो कहता आप देखोगे जब आप उसको यूज़ करोगे ना अपने रिजिड रोटेटर के केस में, तब आपको उसमें थोड़ी वेरिएशंस वगैरह देखने को मिलेंगी, है ना। तो कहता है अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें ना, तो मॉलिक्यूल में रिजिड रोटेटर जैसा सीन बहुत कम होता है। ये जैसे हमने पहले भी कर रखे, जैसे आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है, हम मान के चलते हैं कि एक गैस आइडियल है, वो ये करेगी, मतलब सर्वगुण संपन्न, कोई हम कहते हैं ना कि ये सर्वगुण संपन्न है, तो वो होती है आइडियल गैस। उसी तरीके से रिजिड रोटेटर सिर्फ वही बंदा हो सकता है जो, या वही मॉलिक्यूल्स के बीच में आप रिजिड रोटेटर का केस देख सकते हो जो सर्वगुण संपन्न हो। लेकिन कहता है रियल लाइफ में ऐसा देखना हमें कम ही नसीब होता है। कोई थोड़ी से थोड़ी नॉन रिजिडिटी देखने को मिल ही जाती है, मतलब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी इलास्टिसिटी उस बॉन्ड के बीच में देखने को मिल जाती है। लेकिन यार बॉन्ड के बीच में क्या मतलब हुआ इसका? मैं क्यों बार बार इलास्टिक का शब्द ले रही हूँ? इलास्टिक के शब्द में हम क्या करते हैं, इलास्टिक को ऐसे खींचो तो उसके कारण क्या होता है, इलास्टिक साइज़ में बड़ा हो जाता है। अगर मैं खींचूंगी तो बड़े होने के बाद इलास्टिक ऐसे दे देगा मुझे, करेक्ट। तो क्या हुआ, मैंने इलास्टिक को खींचा जिसके कारण बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई। याद आया बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट मैंने कैसे रोड के लिए बताया था कि यहाँ से यहाँ आपका आर है, तो जैसे जैसे आपने इसको खींचा अब ये आर जो आपका बढ़ गया, आर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये होता है नॉन रिजिड रोटेटर, जिसमें आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर सके, थोड़ी सी बड़ी हो सके, छोटी हो सके, जो भी कंसेप्ट है वैसे बड़ी होगी आपकी। तो बॉन्ड लेंथ जिसमें बढ़ सके तो वो आपका नॉन रिजिड रोटेटर है। एंड मोस्टली आपको नॉन रिजिड रोटेटर्स ही देखने को लाइफ में मिलते हैं। तो अब हम उन नॉन रिजिड रोटेटर्स के लिए हम एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेंगे। हम पहले ही एक डायटोमिक मॉलिक्यूल रिजिड वाले के लिए अपना पूरा स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कर चुके हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नॉन रिजिड हो तो उसका कैसा स्पेक्ट्रम होगा, क्या फ़र्क आएगा क्या नहीं, तो इसको समझते हैं। क्या था, न्यू बार जो हमारा वेव नंबर है, जो हम एक हिसाब से अभी फिलहाल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके बारे में बताया जा रहा है, एंड बी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन जे। कहता जैसे जैसे आप जे को बढ़ाते हो तो आपके न्यू डैश एंड बी की वैल्यू जो है वो घटने लगती है। आप बोलोगे ये कहाँ से आया, तो बेसिकली ये एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड है। तो एग्जाम्पल आप डायरेक्टली देख सकते हो, आपको बुक्स में भी बहुत से आपको टेबल्स वगैरह देखने को मिलेंगे जिसमें आपको पता चलेगा जैसे जैसे जे की वैल्यू वो बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उनके न्यू बार और बी की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, आप चाहे इसमें एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में H2 आप कंसीडर कर लो, ठीक है, आप HCl कंसीडर कर लो, कोई भी आप ऐसे कंसीडर करते हो तो आपको ये देखने को मिलता है जे की वैल्यू बढ़ाने से आपकी न्यू की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो कहता है ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है। आप दो तीन चीज़ें देखो, मैं सब कुछ ऐसे साथ साथ में इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको उसको बड़े अच्छी तरह से याद हो जाए चीज़ें। आपकी न्यू बार की वैल्यू कम हो रही है, आपके बी की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन कहता आपकी रेडियस की वैल्यू जे के साथ बढ़ रही है। आप जैसे जैसे जे को बढ़ा रहे हो रेडियस भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस आप बुक्स में रेफर कर सकते हो, डायरेक्टली बुक्स में आपको बड़े सारे टेबल्स मिल जाएंगे। इट वुड हैव ऑक्यूपाइड इनफ स्पेस, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे पिन पॉइंट करके डाला नहीं। अदरवाइज यू वुड गेट टू सी कि जैसे आपको कोई है 40.68 जे की 0 के लिए, तो अगले में जे की 1 वाले पे आप देखोगे कि 40.64 हो गई, फिर अगली 40.62 हो गई, ऐसे ऐसे डिक्रीज़ करता जाएगा आपका न्यू बार एंड बी की वैल्यू। अगर आप आर की वैल्यू देखोगे तो जैसे मान लो 1.23 एंगस्ट्रॉम थी तो 1.25 एंगस्ट्रॉम, 1.27 एंगस्ट्रॉम, ऐसे ऐसे वो बढ़ेगी। ठीक है, मैंने एकदम रफ केस लिया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द वैल्यूज़, लेकिन समझाने के लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि हाँ ऐसे ही घट रहा है और बाकी जो हमारा आर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब उसका बॉन्ड में लेंथ जो है वो, मतलब ये जो बॉन्ड का लेंथ है वो बढ़ रहा है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का ये जो गैप है वो क्या हो रहा है, जे की वैल्यू बढ़ाने से इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, हम बस वही जानना चाहते हैं। कहता है इंक्रीज इन आर शोज बॉन्ड आर नॉट रिजिड। कहता है आर का बढ़ने का यही मतलब है कि नॉन
जो हमारे जो बॉन्ड है वो रिजिड नहीं है, इलास्टिक बॉन्ड है थोड़ा सा, मतलब ऐसे नहीं कह रही इलास्टिक हो जाए पूरी तरीके से इलास्टिक, खींच के जितना मर्जी बॉन्ड बड़ा कर लो, एच हाथ में पकड़ो बड़ी दूर तक ले जाओ, सी चला जाएगा, सी एल वहाँ तक चला जाएगा, नहीं मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा आर की वैल्यू बढ़ रही है जिसका मतलब बॉन्ड थोड़ा सा क्या है, नॉन रिजिड है, मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है, एकदम लोहे का सरिया बीच में नहीं डाला है, कुछ थोड़ा सा उसे लाइट मटेरियल डाला है जो खींचा जा सकता है, ठीक है, रबर टाइप का थोड़ा सा रबर। ओके नाउ कहता जे में जैसे जैसे अब ऐसा हो क्यों रहा है सबको समझ लेते हैं। कहता जैसे भी हम जे में वैल्यू बढ़ाते हैं, जे को 0 1 2 3 4 5 ऐसे कर रहे हैं, तो कहता है इससे क्या होगा, रोटेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जे हमारे रोटेशन को शो करता है। हमने रोटेशन के लिए अपने स्टार्टिंग में, अगर आपको नहीं है याद तो मैं आपको लास्ट टॉपिक बताती हूँ जहाँ पे हमने पहली बार जे को डिफाइन किया था। आ गया याद यहाँ पे सिलेक्शन रूल एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहीं पे हमने जे की पहली बार डिफाइन किया था और कहा था कि ये रोटेशनल क्वांटम नंबर है। तो जे हमारी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी रोटेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहता है जैसे जैसे आप जे को बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी का मतलब आप एक हिसाब से नंबर ऑफ टाइम्स भी लेकर चल सकते हो, तो उतनी ही नंबर ऑफ टाइम रोटेशन जो है बढ़ जाएगी। जैसे जैसे अब पता है इसको आप ऐसे भी मान के चल सकते हो, जैसे एक डांसर गोल गोल घूम रहा है, जैसे कथक वगैरह के टाइम पे जैसे मान लो कोई गोल गोल राउंड्स ले रहा है, जे की वैल्यू 0 पे 1 राउंड लेता है 1 सेकंड के अंदर, जे की वैल्यू या 1 सेकंड छोड़ो 5 सेकंड्स के अंदर 1 राउंड ले रहा था, जे की वैल्यू 1 करने पे वो 2 राउंड लेने लगा, जे की राउंड 3 करने पे 3 राउंड लेने लगा, 4 करने पे 4, 5 करने पे 5, अब मैंने 10 राउंड किए तो वो 5 सेकंड में 10 राउंड गोल गोल घूम के दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन जो है बढ़ गया। ये मैंने गोल गोल इसलिए घूम के दिखाने का ताकि आप फ्रीक्वेंसी को एक बार समझ सकें। हो गया? ओके कह रहे जैसे जैसे रोटेशन बढ़ेगी आपकी दोनों की क्या हो रही है, ऐसे जैसे जैसे आपकी रोटेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज़ करेगा। अब ये कौन सा फोर्स है, चलो मैं आपको बताऊं। कहते देखो जब भी आप कोई ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स में ऐसे कोई चीज़ घूम रही है ना विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, तो एक फोर्स अंदर की तरफ बॉडी को खींचती है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये वही फोर्स है जो मून का मोशन हमारे अर्थ के अराउंड को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ओके अब इसके अलावा एक और फोर्स लगती है जो आउटवर्ड लगती है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अभी फ़िलहाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी रोटेशन के कारण बढ़ रही है। इसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे जो बॉन्ड लेंथ है वो हो जाएगी इंक्रीज़। आप यहाँ देख सकते हो मैंने कितने आराम से इसको दिखाया, एक छोटा सा एक फिगर है, ये फिगर पेपर में भी याद रह जाता है कि क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ जो है बढ़ने लगती है जैसे जैसे रोटेशन और आप घुमाने लगते हो और घुमाने लगते हो और घुमाने लगते हो। ये जो दो बॉल्स हैं, ये जो मैं बॉल्स कह रही हूँ फिलहाल, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स हैं आपस में एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज़। बस यही रीज़न है नॉन रिजिड रोटेटर के अंदर जो आपको बॉन्ड लेंथ का इंक्रीज़ होने का केस मिलता है। आपको इसमें दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक आ सकता है डिस्कस द स्पेक्ट्रम ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर, नंबर 1। नंबर 2 टॉपिक हो सकता है डिस्कस द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ अ नॉन रिजिड रोटेटर, व्हाट हैपन्स टू द बॉन्ड लेंथ, व्हाट हैपन टू द बॉन्ड लेंथ इन केस यू आर टेकिंग अ नॉन रिजिड रोटेटर। तो आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अब इसको करेंगे कैसे, अब देखो यहाँ पे आपकी ईजे की वैल्यू आप देख सकते हैं चेंज हो चुकी है। पहले हम ईजे की वैल्यू h²/8π² इंटू j+j+1 करके चलते थे, यही करते थे, इतनी सी वैल्यू लेते थे। अब हम उसके साथ में नॉन रिजिड रोटेटर हमने कहा, कहते हैं ये पूरी आपको ई की वैल्यू ये पूरी नहीं मिलती, इसमें से इतना सारा पार्ट सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। अब ये इतना सारा जो पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसको याद रखने का तरीका कैसा है, पहले वाले पार्ट का 8 को हटाओ और बाकियों का स्क्वायर। चलो पहले ऐसा करो, पहले वाले पार्ट का स्क्वायर कर दो और लिख दो क्या आएगा, h का स्क्वायर h4, j का स्क्वायर j², j+1 का स्क्वायर j+1 का स्क्वायर, बेस में 8 का स्क्वायर 64 आ जाता, पाई स्क्वायर का पाई4, i का i² कर दिया। उसके बाद आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और r² से डिवाइड कर दो, बस इतना से तो काम किया। 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ये 32 बन जाता है, तो ये 32 बन गया और साथ में एक एक्स्ट्रा फिगर r² लगाया। k यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया, हमारे पास आ गई ईजे की वैल्यू। तो आपने इसका फर्स्ट पार्ट आपको पता था, स्क्वायर करके सेकंड बनाया, उसको 2 से मल्टीप्लाई r² से डिवाइड किया, तो आपको सेकंड पार्ट पूरी तरीके से ड्राइव हो गया। दोनों हो रहे हैं आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट, और ये पता है ये ईजे की वैल्यू है। हम किसे काम करते हैं, काम किस पे करते हैं, न्यू बार पे। न्यू बार क्या होती है, ईजे बार के बराबर। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम ईजे को HC से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ईजे को HC से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ईजे बार की वैल्यू। तो दोनों में से एक एक H कम हो जाएगा, देखो एक एक H कम हो गया दोनों में, और C से दोनों का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ गई हमारे पास वैल्यू, ओके डन।
अब इसके बाद हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इतनी बड़ी इक्वेशन, अब आप सोचो आपने इतनी बड़ी इक्वेशन बार बार कितनी जगह लेकर घूमोगे, तो इक्वेशन को छोटा करके आसान करना ज़रूरी होता है। तो ये वाला पार्ट अगर आपको याद हो तो ये हम बी कहते हैं इसे, तो हम बी कह देंगे। जो दूसरा पार्ट है जिसका सेकंड काउंटर पार्ट पे लिखा है जिसको हम डी कह रहे हैं, देखो डी हम आए थे, हमने एक कांस्टेंट लगा दिया है, मतलब इस सारी वैल्यू की जगह एक वैल्यू हमने पुट कर दी है सिंप्लीफाई करने की इक्वेशन को, वो हमारी हो गई डी। और डी तो डी के अलावा हमने एक के लेके आए थे इक्वेशन में, मैंने आपको जब आर्ट्स के टाइम पर बताया था, मैंने कहा था के क्या आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमारे पास ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह ये फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बोल्ट का काम कर रहा है, बॉन्ड का एक फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो वही आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू है 4π² ओमेगा से c² म्यू, इतनी बड़ी सी वैल्यू, और देखो उसकी जगह के लिखा, अदरवाइज आप पूरी वैल्यू पुट करने वाले थे 4π² ओमेगा स्क्वायर c² म्यू, करेक्ट। तो उसकी जगह हमने डायरेक्टली के लिख दिया। आपको पेपर में ये सब चीज़ें बताकर आनी होती है, जब आप एक बी ले रहे हैं, आप डी ले रहे हैं, और आप जो के लेकर आए वो क्या है, सब कुछ आपको साइड पर बता देना चाहिए, साथ ही में आपको इनफैक्ट बता देना चाहिए, इसलिए मैंने भी यहाँ पे मैंशन किया है। अब क्या किया, इक्वेशन आसान हो गई, इस सबको लिख दो बी, इन सबको लिख दो डी, हो गया ना ये आसान सी इक्वेशन। तो अब हम इसमें एक देख भी लेते हैं कि भाई क्या वैल्यू में चेंज आता है। तो कहता है अगर हम जे से किसी j+1 लेवल में जा रहे हैं तो हमारा जो चेंज इन न्यू डैश क्या आ जाएगी, चेंज इन न्यू डैश क्या आ जाएगा आपका, न्यू डैश j+1 माइनस न्यू ऑफ जे, ठीक है। तो पहले आप इसमें j+1 डालो, तो जहाँ आपके पास j है उसकी जगह लिखो j+1, तो बनेगा b j+1, और ब्रैकेट में जहाँ j+1 है उसमें आप अगर j की जगह j+1 डालोगे, तो देखो मैं ऐसे लिख के बता देती हूँ एक बार, j+1 की जगह अगर आप इस j की जगह j+1 डालोगे तो आ जाएगा j+1+1, क्योंकि एक 1 पहले से था तो ये बन गया j+2, बस इसी तरीके से यहाँ आया है। और d में भी j+1 एंड j+2 इसीलिए बना है। इनमें से सबट्रैक्ट कर दोगे आप यही नॉर्मल आपकी वैल्यू, तो उसके बाद आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 टाइम्स j+1 कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा b माइनस 2d j+1 का स्क्वायर। अब मैंने ये लिखकर क्यों बताया है, तो इसमें देखो कहता है जैसे जैसे j की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि देखो ना दो वैल्यू सबट्रैक्ट हो रही है, खुद सिंपल सी बात सोचो, दो वैल्यू क्या हो रही है, सबट्रैक्ट हो रही है, करेक्ट। तो जब दो वैल्यू में सबट्रैक्शन हो रही है, मतलब मान लो ये एक वैल्यू है, अगली वैल्यू इसको इनके साथ मल्टीप्लाइड होती है ना, जैसे जैसे j बढ़ रहा है तो j+1 का स्क्वायर जो है वो और बढ़ेगा, से खुद सोचो, चलो मैं बताती हूँ। एक है j+1 मतलब जैसे 1 + 1 2, और एक है j+1 का स्क्वायर मतलब 1 + 1 दैट इज़ 2 का स्क्वायर 4, तो बड़ा कौन है, 4 ही बड़ा है ना। तो इसके कारण क्या होगा, जैसे जैसे जे बढ़ता जाएगा आपकी ये नेगेटिव टर्म जो है वो बढ़ने लगेगी, डेल्टा म्यू की वैल्यू फिर कम होने लगेगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा म्यू है आपका a माइनस सी मान लो, ठीक है। और अगर आपकी c की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 20, तो डेल्टा j की वैल्यू आ गई 10। लेकिन अगर उल्टा हो गया, आपकी c की वैल्यू 10 की जगह आप मान लो 20 हो गई और a की वैल्यू मान लो 20 है, तो कितना हो गया, 0, घट गई ना वैल्यू। तो जैसे जैसे आपकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, आपकी डेल्टा म्यू वाली वैल्यू जो हो जाएगी कम। तो बस यही रीज़न है, ठीक है, यही रीज़न है आपका म्यू बार कम क्यों होता है, बता दिया म्यू बार कम क्यों होता है, ये दिखा दिया। बी तो इसी के साथ इसका भाई है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने शो कर दिया, हाँ भाई ये कम हो रहे हैं। इसके साथ आर हमने वर्बली भी बता दिया था कि आर के ऊपर कैसे आपका इन्फ्लुएंस आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आ रहा है। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो जाता है। बॉन्ड लेंथ की इंक्रीजिंग का जब अगर आपको केस बताना है तो आप यहाँ तक कि बॉन्ड लेंथ कैसे इंक्रीज़ हो रहा है और विद द डायग्राम आप शो करके आ सकते हैं, क्योंकि वैसे इतना छोटा आएगा नहीं, अगर साथ में आएगा तो साथ में आपको ज़रूर पूछेंगे कि वो क्या फ़र्क देता है एनर्जी पे, तो आप ऐसे एनर्जी डिफरेंसेस आप इसमें शो करके आ सकते हैं। तो विद दिस योर स्पेक्ट्रम ऑफ अ नॉन रिजिड रोटेटर इज डन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बेस्ड अपॉन द आइसोटोप इफेक्ट।